हेलो एवरीवन, सो कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर हमारा हिस्ट्री का था, बट उससे पहले हमारा ज्योग्राफी में हमने जो पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद का जो पोर्शन वो है हमारा ग्लेशियर का। सो आज से हम लोग ग्लेशियर का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला बेसिकली ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर लोग ये समझेंगे कि ग्लेशियर एक्चुअली हम लोग कहते किसको है। तो इस लेक्चर का जो बेसिकली नाम है वो है कंसेप्ट ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, सो कंसेप्ट ऑफ ग्लेशियर हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी है। देन स्नोफील्ड, आइस शीट, स्नो द ग्लेशियर, तो इसका मीनिंग समझेंगे। देन उसके टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स देखेंगे। देन इसके अलावा कुछ और 3-4 यहाँ पर लोग हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में बन रहे हैं ग्लेशियर की वजह करी, ग्लेशियर की ही शक्लें हैं वो कुछ ना कुछ, तो उनके बारे में लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आज के लेक्चर में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल बिना किसी इंतजार के हम लोग लेक्चर को आइए स्टार्ट करते हैं। आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, कॉपी पे हेडिंग लगाना है, कंसेप्ट ऑफ ग्लेशियर। ओके, देन आप सभी का मेरा नाम तो पता ही है, मेरा नाम है आमिर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। सो देखिए, जो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वर्क्स ऑफ ग्लेशियर, मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि वो टॉपिक का ही नाम था, बट जो लेक्चर हमारा है वो लेक्चर हमारा है कंसेप्ट ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर के कंसेप्ट को हम समझते हैं। अब ग्लेशियर के बारे में आपने सुना भी होगा, आप जानते भी हैं, आपको सिंपल है कि इतना तो पता ही है कि ग्लेशियर क्या है, मतलब बर्फ़ है। आपको पता है बर्फ़ का टुकड़ा है जो ग्लेशियर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इसका थोड़ा सा हम लोग कहानी समझते हैं। अब इतना तो सभी को पता है कि जो पोल से इलाके, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही कम होता है कि नहीं। आप इतना ही बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ही आपको 0 डिग्री से नीचे ही मिलेगा, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे नीचे ही मिलेगा। ठीक है, ये फ्रीजिंग इससे नीचे ही टेम्परेचर हमेशा रहता है, मतलब वहाँ पे अगर पानी मौजूद है तो वो जमना शुरू कर देगी। ठीक है, तो होता क्या है, जो कुछ भी इलाके हैं हमारे, यानी कोई जो पोलर रीजियंस है वहाँ पर, और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, तो माउंटेन एरिया हो गया, दूसरा आपका पोल एरिया हो गया। इन दोनों ही जगहों पर, क्योंकि माउंटेन एरिया भी क्या, माउंटेन की ऊंचाई पर आप जाओगे टेम्परेचर तो ऊंचाई में कम ही होता है, तो माउंटेन एरिया में ही ऊपर में टेम्परेचर बहुत ही कम है, जिसकी वजह कर वहाँ पर भी बर्फ़ जमती है। तो इन इलाकों में क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा आपका फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है तो जिस एरिया में ये बर्फ़ जम रही होती है वो एरिया हमारा यहाँ पर स्नोफील्ड कहलाता है। ओके, ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको। वहाँ पर जो पोलर रीजियंस है, हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, पोलर रीजियंस एंड माउंटेन रीजियंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका टेम्परेचर, क्या होता है माउंटेन रीजन्स, क्या होता है टेम्परेचर आपका बिलो, इसको हम लोग शॉर्ट में से लिखते हैं टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर क्या होता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वजह कर क्या होता है, आइस लेयर से स्टार्ट होना, यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है, आइस लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो जिस खित्ते में, जिस एरिया में, जिस फील्ड में ये आइस लेयर बनना शुरू हो रही है ड्यू टू इस टेम्परेचर की वजह कर, वो हमारा स्नोफील्ड कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये जो आइस लेयर्स है ये एक के ऊपर एक बनना शुरू हो जाती है, 1 बाय 1 लेयर से बनना शुरू हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन होता है आइस शीट का। अब मान लो ये एक आइस लेयर ऐसे बना, ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा आइस लेयर आ गया आपका, इसके ऊपर ठीक एक दूसरा आइस लेयर भी आ गया, फिर इसके ऊपर एक और आइस लेयर आ गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक चादर बनती हुई जा रही है। आपको सिंपल देखने को समझ में आ रहा है, चादर बन रही है एक। ठीक है, एक आइस लेयर आपका ऐसे बना, फिर उसके ऊपर दूसरा आइस लेयर आ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से क्या हो रहा है, आइस लेयर बनते ही जा रहा है। अब जैसे जैसे आइस लेयर्स आपका बढ़ते जाएंगे, उससे क्या होगा, जो नीचे में है या ऊपर में, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर तो बनेगा, आइस की लेयर के ऊपर प्रेशर बनेगा। फिलहाल उस प्रेशर से क्या होगा वो बाद में देखेंगे, बट ये जो लेयर्स है आइस, लेयर्स ऑफ आइस हमारे यहाँ पर आइस शीट कहलाता है। ठीक है, देन इसके बाद आ गया हमारा स्नो लाइन। अब स्नो लाइन क्या है भाई, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको एक तो ये समझ में आ रहा है कि लाइन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या लाइन है वो देखते हैं। तो बेसिकली जिस टेम्परेचर पर, या आप ये कह लो, 1 मिनट, सो हम लोग कहाँ थे, स्नो लाइन पर। तो बेसिकली ये है, स्नो लाइन का मतलब है कि भैया जो फील्ड, यानी कि जिस ऊंचाई पर, आप ऐसा कह सकते हो, एट द हाइट वेयर, जहाँ पर ये सारे हमारे आइस लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, वेयर आइस लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस।
टेक्स प्लेस। तो वो ऊंचाई जहाँ पर आइस लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आइस शीट स्नोफील्ड बन रहे हैं, वो एरिया हमारा स्नो लाइन कहलाता है। अब जैसा मैंने आपको बता दिया कि तह बता, यानी कि लेयर बाय लेयर ये आइस शीट्स बनने की वजह कर लेयर्स में वहाँ पर दबाव पैदा होता है, और वो प्रेशर की वजह कर क्या होता है कि जहाँ पर थोड़ी बहुत भी ढाल मिलती है बर्फ़ को, यहाँ पर बर्फ़ के लेयर को यानी कि आइस शीट को, तो वो क्या कहता है उस ढाल के सहारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकना शुरू कर देता है। अब इस तरीके से ढेर सारे लेयर बन गए, मतलब थोड़ा सा ढाल मिला इसको ऐसे करके, तो ये थोड़ा ढाल जो मिला इसमें क्या करेगा, खिसकना ऐसे ऐसे नीचे आना शुरू कर देगा, एकदम स्लिप करना शुरू कर देगा। तो ये जो स्लिपिंग मोशन स्टार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ द आइस शीट्स थ्रू डाउनवर्ड्स वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, हल्का सा भी यहाँ पर उसको ढाल मिला, उस ढाल के सारे नीचे खिसकने लगता है। क्यों खिसक रहा है? क्योंकि उसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, वो दबाव को अब झेल नहीं पाएगा, तो ढाल के सारे नीचे खिसकता है, और इसी खिसकने का जो मूवमेंट शुरू होता है इसको ही हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। आई होप सो ग्लेशियर का कंसेप्ट वो क्लियर हो गया हो। ये बर्फ़ की चादर ही है जो ढाल के सहारे नीचे की तरफ खिसक रही है। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये थोड़ा सा आगे हम लोग थोड़ा सा हट के बात करते हैं। ग्लेशियर नीचे आ रही, नीचे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, नीचे आएगी तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलना शुरू कर देगी, बर्फ़ पिघलना शुरू करेगी तो क्या होगा, वो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो क्या होगा, वो जाकर के समंदर में ही मिल रहा है अल्टीमेटली उसको, तो समंदर का लेवल क्या होगा, पानी का बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आसपास की चीज़ों को वो अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, फिलहाल वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्लेशियर की आप बात करें, किन किन तरीके के ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलता है, तो एक तो हो गया कंटिनेंटल ग्लेशियर। नाम से ही आपको समझ में भाई कंटिनेंट की ही बात कर रहा, मतलब पूरा का पूरा एक कंटिनेंट ही ग्लेशियर बन गया। सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं अंटार्कटिका का, तो अंटार्कटिका एक ग्लेशियर है, वन ऑफ द कंटिनेंट है, तो पूरा का पूरा कंटिनेंट ही ग्लेशियर बन चुका है। इसके अलावा माउंटेन ग्लेशियर से, माउंटेन रीजन तो मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि पूरा माउंटेन में ही वहाँ पर ग्लेशियर बर्फ़ की चादर वहाँ पर मिली है आपको। वैली ग्लेशियर, वादी में पिडीमोंट ग्लेशियर है। एक एक करके इनके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। आइए, इसके लिए हमें थोड़ा बुक का सहारा लेना होगा। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स मुझे याद रहते नहीं है, क्या करें, अब आप लोगों को याद रखते हैं कि तो एग्जांपल्स भूल जाते हैं ना, ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों को याद रखा जाए, इसलिए हम एग्जांपल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो एक तो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, अंटार्कटिका का ग्लेशियर हो गया, ये कंटिनेंटल ग्लेशियर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर अंटार्कटिका ले सकते हैं। अब अंटार्कटिका यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और लिखा गया आपको बुक में कि एक अंदाजे के मुताबिक भैया ये जो कंटिनेंटल ग्लेशियर है ये 10,000 साल पहले के मुकाबले अब सिर्फ 1/3 हिस्सा ही मौजूद है। मतलब 10,000 साल पहले अगर मान लो, क्या एग्जांपल दे, 1/3 हिस्सा मौजूद है, मतलब 10,000 साल पहले अगर हम मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर की एरिया में फैली हुई थी जस्ट सपोज, तो अब सिर्फ ये 1/3 ही बचा है उसका, वो 1 किलोमीटर का, मतलब 750 मीटर में अब 750 मीटर ही एरिया में ये ग्लेशियर पाया जाता है कंटिनेंटल वाला। बाकी 250 मीटर का जो था वो पिघल के समुद्र में मिल चुका है। तो ये खतरे की घंटी है हमारे लिए, क्योंकि बाकी का जो बचा वो भी पिघल अगर गया, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर हम भी पिघलने लगेंगे उसी पानी के अंदर। फिलहाल जस्ट फॉर जनरल नॉलेज है ना, बट ये जनरल नॉलेज नहीं है, ये तो थोड़ा सा धमकी है। माउंटेन ग्लेशियर की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में आपका यहाँ पर चोटी पाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में क्या देखो होता क्या है, अब मान लो माउंटेन है, इस तरीके का सस्ता माउंटेन हमारे पास है, ऊपर में चादर, बर्फ़ की चादर बन गई, इस तरीके से लेयर बन जाता है, तो इस तरीके का शेप भी एक बनता है जिसको हम लोग आइस कैप्स भी कहते हैं यहाँ पर। तो पहाड़ों की चोटियों पर पाए जाने वाले बर्फ़ की पहाड़ी बर्फानी दरिया को हम लोग आइस कैप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आइस कैप्स कहाँ मिलेगा आपको, माउंटेन ग्लेशियर में मिलेगा। और क्या बहुत ही सिंपल है कि जो भी बर्फ़ की चादर माउंटेन में पाई जाती है उनको आइस कैप्स कहते हैं। देन वैली ग्लेशियर की बात करते हैं हम लोग। वादी में, चलो वादियों में, चलो मत जाना तुम लोग, बहुत जल्दी चले जाते हो। वैसे भी तुम लोग वादी सुन के क्या दिमाग में आ रहा है मुझे पता है। जब ऊंचे पहाड़ों की ग्लेशियर ढाल के सहारे खिसक कर ऊंचाई पर मौजूद वादी में आ जाते हैं और उसमें जमा हो जाते हैं, तो ऐसे ग्लेशियर को वादियाई या बर्फानी दरिया कहते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। इसे हम लोग अल्पाइन ग्लेशियर भी कहते थे। इसका दूसरा नाम है अल्पाइन ग्लेशियर, अल्पाइन नहीं, अल्पाइन ग्लेशियर। अल्पाइन ग्लेशियर देखो कुछ है नहीं, ग्लेशियर बन ऊपर में ही रहा है, यहाँ पे वो बन रहा है ऊपर में, खिसकते खिसकते बुझा, वहाँ पे दोस्ती यारी अच्छा हुआ नहीं, किसी दुश्मनी हो गया होगा तो भागना पड़ेगा ना वहाँ से, तो भागते भागते नीचे आ गया वादी में। अब जब वादी में नीचे आ गया तो वादी में आ गया तो उसको वैली ग्लेशियर बोलेंगे हम लोग, नाम बदल गया, सिंपल सा बात है। हम इंडिया में तो इंडियन, अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिकन कहलाएंगे, है कि नहीं? वैसे नहीं,
अगर इससे देखा जाओ एरिया के हिसाब से तो कहाँ उस हिसाब से देखा जाए इंडिया में रहता है इंडियन है, अमेरिका में तो बोलेगा अच्छा अमेरिकन आदमी है, बाद में आधार कार्ड देखेगा तब ना पता चलेगा कि नहीं नेशनलिटी तो इंडिया की। तो ये बात है, एरिया चेंज होने की वजह से वो चेंज, जैसे वेस्ट बंगाल में आदमी रह रहा है तो उसको बोलेगा अच्छा बंगाली है, कोई बिहार में तो बिहारी है। अब जरूरी नहीं कि बिहार में जितने लोग हैं सब बिहारी ही हो, बंगाल का आदमी वहाँ हो सकता है, बिहार का आदमी बंगाल में भी हो सकता है, बट एरिया वाइज वो एक क्या है माइंड सेट है। तो उसी हिसाब से इसका भी माइंड सेट के चक्कर में नाम बदल गया। चीज़ वही है जो यहाँ था बट यहाँ आ गया तो वैली में आया तो नाम बोल दिया वैली ग्लेशियर, प्यार से उसको अल्पाइन ग्लेशियर भी बोल दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका, यहाँ पर एग्जाम्पल है सियाचिन ग्लेशियर का। आप एग्जाम्पल लिख लो, मैं क्या लिखूँ आप लिख लो। सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो 72 किलोमीटर बड़ी है और जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो 25.5 किलोमीटर बड़ी है आपकी। ओके, देन पिडमोंट ग्लेशियर क्या है उसको देखते हैं। बोल रहे जब कई पहाड़ी ग्लेशियर पहाड़ों के दामन में इकट्ठे जमे होकर फैल जाते हैं तो उसे दामन को ही ग्लेशियर कहा जाता है। बहुत ही बच्चे अच्छा बात है। पिडमोंट ग्लेशियर यानी कि पिडमोंट हो गया दामन में। अब पहाड़ में अगर आप पहाड़ की बात करते हो पहाड़ ठीक है, वैसे जानबूझ के बोल रहा है ऐसा मत बोलना कि मुझे बोलने नहीं आता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं जगह कहाँ है, जगह कहाँ है। अब पहाड़ हमारा है, सस्ता पहाड़ हमारे पास है, इससे अच्छा तो मैं ये बना दूँ। अब देखोगे तो पहाड़ में इस तरह की कुछ एरिया बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसे पहाड़ थोड़ा सा एरिया होता है बीच में। हम लोग बचपन में ड्राइंग भी बनाते थे तो वहाँ पर हम लोगों को समझ में आता था ड्राइंग्स में। तो अगर जब यहाँ पर बर्फ़ जमी, बर्फ़ की लहर जमी, वो नीचे खिसक के यहाँ पर आ गई उसी एरिया में, यानी कि पहाड़ के बीच का ही एरिया है वो, पहाड़ के दामन के एरिया पूरा, तो वो ग्लेशियर हमारा कहलाता है पिडमोंट ग्लेशियर। अब इसके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल में है आपका मिलास्पीना ग्लेशियर, ये पाया जाता है आपका अलास्का में। सो मिलास्पीना ग्लेशियर आप लिख सकते हो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पिडमोंट ग्लेशियर है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, आपको ग्लेशियर का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो मैं ये सोच रहा था यहाँ तक रहने देते हैं, इससे ज़्यादा अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी कि इसके आगे का जो टॉपिक है कुछ शेप्स हमें पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग सोनो लाइन, आइसबर्ग, क्रीवेस, बर्गस्ट्रैंड, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि मॉनिटरिंग जो लोग करते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये एज अ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो क्या होता है वो हम लोग आगे चल के देख लेंगे। फिलहाल इतना आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपने बुक को खोलिए, बुक के आपको पहले ही 2 पेजेस में ये चीज़ें मिल जाएंगी, उनको अच्छे से रीड कीजिए। देन नोट्स मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा और आप चाहे तो अपने बुक से या जो मैंने रफली लिखा है उसको आप याद कर सकते हो फिलहाल। सो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। कहीं भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।